डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारियां अब काफ़ी लोगों ने शुरू कर दी होंगी। एक सबसे बड़ी बाधा जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में वो है सीसेट, है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस पेपर के चलते आप लोगों की जीएस की जितनी भी तैयारी आप लोगों ने कर रखी होती है वो एकदम विफल हो जाती है, उसके कोई मायने नहीं रहते हैं, है ना। तो आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल इस समय यह होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर कौन सी ऐसी रणनीति हम लोग अपना सकते हैं जिसके चलते जो है हमारा एग्ज़ाम किसी भी तरीके से फेल ना हो। ये वाला पेपर कम से कम क्वालिफाई होगा तो जीएस में तो बहुत सारे बच्चों के नंबर 90 से 100 के बीच में रहते हैं, इसके चलते वो पेपर से बाहर हो जाते हैं और मेंस लिखने का मौका नहीं मिल पाता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, जब यूपीएससी ने स्टार्ट किया था तब तो ये पूरा इसके मार्क्स 200 ऐड होते थे, लेकिन अब जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसको क्वालिफाइंग बनाने का कारण भी हिंदी माध्यम के छात्र ही थे। एक आंदोलन किया गया, एक विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि इसके चलते बहुत ही ज़्यादा जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट थे उनको बेनिफिट हो रहा था, इसलिए इस पेपर को अब क्वालिफाइंग बना दिया गया। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको लगभग 66 मार्क्स जो हैं क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। 200 नंबर का यह पेपर होता है और इसके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, लगभग 80 क्वेश्चंस इसके पेपर के अंदर होते हैं। 2 घंटे का समय होता है, एक क्वेश्चन लगभग 2.5 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर कार्यरत रहती है। आप कहेंगे सर 200 नंबर में से 66 नंबर लेना इतना मुश्किल थोड़ी ना है। अगर ऐसा होता ना तो हिंदी माध्यम के बच्चे इसको लेकर जूझ ना रहे होते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए ही ये मुश्किल है, इंग्लिश माध्यम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को भी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिन बच्चों का बैकग्राउंड टेक्निकल था, बीटेक था, उनके लिए भी कई बार क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो क्या किया जाए, इस पेपर को कैसे डील किया जाए और क्या अभी एक सही समय है इसको लेकर तैयारी शुरू करने की। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का सीसेट कमजोर है ना, कमजोर का मतलब ये है कि 66 नंबर लाने में हालत खराब हो जाती है, तो उनको तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, है ना। अगर अभी तक भी नहीं की है तो अब अगर नहीं करोगे बहुत ज्यादा आपको समस्या पेपर में होने वाली है। तुरंत सीसेट की तैयारी को आपको शुरू करना होगा। दूसरा, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका सीसेट लगभग 100 प्लस ऊपर नंबर इजीली वो कोई भी टेस्ट लगाए हो जाता है, उनका बैकग्राउंड मैथ के साथ रिलेटेड रहा है, तो वो बच्चे चाहें तो जनवरी के आसपास तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, और मैं तो यही कहूँगा खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों को, जल्द से जल्द आप इसकी तैयारी शुरू करें। अब इसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, है ना। आप लोग जानते हैं कि सीसेट में 3 पिलर है। कौन कौन से? एक पिलर है आपका मैथ, इसके अंदर अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो लगभग 25 के आसपास सवाल मैथ में से आपको दिख जाते हैं। दूसरा पिलर 25 से 30 की रेंज रहती है इसकी। दूसरा पिलर है इसके अंदर रीजनिंग, ठीक है। इस रीजनिंग में लगभग अगर आप देखेंगे वही 20 से 25 सवाल इसके अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा पिलर जो है इसके अंदर जो स्तंभ है वो है आपका कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर लगभग क्वेश्चन 25 से 30 के बीच में रहते हैं। कई बार 24 क्वेश्चन भी दिए हैं उसने, लेकिन वही 26 से 27 या 28 सवाल इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो लगभग अगर हम लोग वेटेज देखें तो तीनों का इक्वल वेटेज है, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। दूसरी चीज, अगर कुछ बच्चों को ये लगे कि सर 27 सवाल लगभग सही करना है ना, काट पीट के, तो क्यों ना सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन को ही ध्यान दिया जाए। अगर आप कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे बच्चे, तो एक तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे इस तरह के सवाल ज़्यादा हैं जो अजम्पशन से जुड़े हुए हैं, पूर्व धारणा को लेकर सवाल हैं। अब पूर्व धारणा का सिंपल मतलब ये होता है कि जब कोई एग्जामिनर या जो भी पर्सन, लेखक जो है, जब वो पैराग्राफ लिख रहा था उसके मन में क्या चल रहा था, है ना। तो इसको तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है उसने प्रेडिक्ट किया हो सकता है ना प्रेडिक्ट किया हो, तो इस तरह के सवालों के गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है ना, तब भी वो 24-25 से ज़्यादा सवाल सही नहीं कर सकता है, तब भी आप पीछे रह जाओगे। इसका मतलब कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंशन पे डिपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करना होगा, कॉम्प्रीहेंशन तो आप करो ही करो, हिंदी माध्यम की एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग को भी छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, इनको साथ करना होगा। रीजनिंग को लेकर सबसे पहले सेकंड ऑप्शन आपका मैथ के बाद, मतलब कॉम्प्रीहेंशन के बाद रीजनिंग होना चाहिए। पेपर में भी आपको यही चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप रीजनिंग को लेकर देखेंगे, जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ, एक बुक आती है प्रत्यूष चौबे, है ना, कुछ ऐसा ही नाम है एक पर्सन का, उनकी एक रीजनिंग की किताब आती है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। आपको करना कैसे है, डील कैसे करना है,
एक एग्जांपल देखो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को लेकर आपका एक चैप्टर है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक में कितने प्रकार का सवाल बन सकता है, रणनीति को समझने का प्रयास करिएगा। मान लो इसमें हम ये सोचें कि मान लो 15 प्रकार का सवाल या मैक्सिमम 13, 14, 15 प्रकार का सवाल बन सकता है। अगर इसके 15 टाइप हैं तो आपको वो 15 टाइप के नोट्स बना लेने हैं। किसी एक टॉपिक में कितने प्रकार से सवाल बन सकता है उसके नोट्स आप लोगों को बनाने होंगे, उसको करना होगा। फिर इस किताब के माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको सारे टॉपिक नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए हैं उनको लेकर थोड़ा सा आप लोगों को काम करना होगा। सेम इसी तरह की रणनीति जो है आप अपना सकते हो मैथ में। इसके लिए मैंने कई बार किताब आपको रेफर की है, उसका नाम है राम निवास पथुरिया, ठीक है। ये राजस्थान के एक ऑथर हैं, इनकी एक बहुत अच्छी किताब है मैथ की, इससे आप मैथ को कर सकते हैं। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी होगी। कुछ भी है, जैसे नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, इसके अंदर कितने प्रकार का सवाल बन सकता है, सबसे पहले आपको वो नोट्स निकालने होंगे, उसमें ये किताब बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। रीजनिंग तो कंप्लीटली बेस्ड है प्रैक्टिस पे, पूरी तरह से। आप जो देखेंगे रीजनिंग, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आने की संभावना रहेगी। और दूसरी चीज ये है, देखो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप इस चीज को समझो, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हर्डल जो है यूपीएससी के एग्जाम में वो है टाइम को लेकर, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका टाइम कम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। क्लॉक जैसे जो सवाल आते हैं, घड़ी को लेकर सवाल आते हैं, जो भी कोई भी टॉपिक है सवाल, बेसिकली इसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर इशू आता है ना। कुछ बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और सवाल उनसे बन नहीं पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि कॉम्प्रीहेंशन को इतना ज्यादा टाइम दे दिया जाता है, कॉम्प्रीहेंशन को इतना ज्यादा टाइम दे दिया जाता है कि बाकी सेगमेंट के लिए टाइम ही नहीं बचता है। जैसे मैथ है, जैसे आपका रीजनिंग है, पेपर में भी ऐसे ही होता है ना। मैंने कितनी बार कहा है कि पेपर की स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप रीजनिंग को उठाएं, उसमें से कम 10, 12, 15 सवाल अगर आप कर सकते हैं उसको कर लीजिए। दूसरा, उसके बाद फिर मैथ को उठाएं, है ना। मैथ में अगर 10 सवाल कम से कम 10-15 सवाल उसमें से निकाल सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। उसके बाद जाके लास्ट के अगर मान लो 35-40 मिनट जब रह जाते हैं, उसको तब जाके आपको कॉम्प्रीहेंशन को डील करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको कॉम्प्रीहेंशन को डील करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप लोग बहुत स्पीडली करेंगे, है ना। आप लोग बहुत स्पीडली जो है कॉम्प्रीहेंशन को करेंगे। अगर आप शुरू में जाते ही पेपर में कॉम्प्रीहेंशन को उठा लेंगे तब आप लोगों का बहुत सारा टाइम जो है वो कॉम्प्रीहेंशन में ही चला जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी होगी। कॉम्प्रीहेंशन के लिए यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे आप काम कर सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज में भी कॉम्प्रीहेंशन के एग्जाम्पल दिए होते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। इसमें भी कई लोग जो हैं इसको सीधा पेपर में ही जाके करते हैं, बहुत गलत बात है। आपको कम से कम पूर्व धारणाओं के बहुत सारे सवाल पहले से ही डील करने चाहिए। बार बार कह रहा हूं, अगर जीएस में बहुत ज़्यादा अच्छे होगे भी, अगर मेंस भी बहुत अच्छा होगा भी, और अगर सीसेट नहीं क्वालिफाई होगा तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा मेंस लिखने का। जीएस में बहुत अच्छा कर दिया बट सीसेट में 2 नंबर से 1 नंबर से चूक गए, तब आपको बहुत मुश्किल होगी। फिर से समझा रहा हूँ, लास्ट ईयर भी समझाया था, अब फिर बार बार कह रहा हूँ, समय मत वेस्ट करिए, तुरंत सीसेट को उठाइए और इस पे काम करना शुरू कीजिए, है ना। सीसेट बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि आपके जीएस में थोड़े बहुत कम भी नंबर हों, तब भी आपको मेंस लिखने को लेकर एक गारंटी आपके पास होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।